दोस्तों मैं पहले ही बोल देता हूं, इस वीडियो को आखिर तक देखना, स्किप नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो लोगों के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है, देश से जुड़ा हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंडिया और चाइना के टेंशन की, जो तनाव बॉर्डर पे चल रहा है। और आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना के ट्रेड बिजनेस की, और साथ ही बात करेंगे FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। किन किन इंडियन कंपनीज में चाइना का पैसा लगा हुआ है और कैसे चाइना इन 25-30 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया, और इसका देशभक्ति से किस हद तक कनेक्शन है, इसी फैक्ट्स एंड फिगर पे हम बात करेंगे। आज के वीडियो के फैक्ट्स एंड फिगर सुन के आपको चक्कर आने वाला है, दिल थाम के सुनना, साथ में एक गिलास पानी जरूर रख लेना। तो शुरू करने से पहले एक अच्छी खबर बता देता हूं कि लद्दाख से चाइनीज मिलिट्री पीछे हटेगी। दोनों देशों में सहमति हो गई है, बात बन गई है। कुछ ही टाइम में, कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि सेना दोनों पीछे हट जाएंगी, तो शांति बहाल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोनों देशों में आखिर टेंशन हुआ क्यों? दरअसल ये जो लद्दाख है, नॉर्थ इंडिया में जम्मू कश्मीर का स्टेट का एक पार्ट था। ये इंडियन गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2019 में इसे यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, यानी केंद्र शासित प्रदेश, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को किया था। लद्दाख एक बहुत खूबसूरत जगह है। इसे इंडिया का ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं, यानी कोल्ड डेजर्ट। यहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 5 डिग्री रहता है और यहाँ पर बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग ज्यादा हैं। चाइनीज ऑक्यूपाइड लद्दाख और जो इंडिया के बीच का बॉर्डर है उसे LAC कहा जाता है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो डिफाइन नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है। चाइना कहता है लद्दाख का LAC यहाँ पर है और इंडिया कहता है यहाँ पर है। इसी बात का दोनों में मतभेद है। और ये जो बीच का एरिया है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है। ये एरिया ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर के आसपास का है और दोनों सेनाएं समय समय पर वहां पर पेट्रोलिंग करती हैं। यही रीजन की वजह से दोनों सेनाओं में आपस में क्लैशेस होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों सेनाएं आपस में बात भी करते हैं, और कोई किसी के टेरिटरी में घुसा तो दूर से एक बैनर, उनको झंडा दिखाते हैं कि देखो ये हमारा टेरिटरी है, आप यहाँ पे इंटर हो गए हो। ये हमेशा हर 1 साल 2 साल 3 साल में होते रहते हैं। स्पेशली जब चाइनीज प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आते हैं, शी जिनपिंग, जब वो वापस जाते हैं तो तुरंत हमला होता है। जस्ट 1 महीने 15 दिन 2 महीने के आसपास हो जाता है। आपको याद होगा दोस्तों, ये कोविड-19 से जस्ट पहले शी जिनपिंग इंडिया आए थे और जाने के बाद अभी ये मैटर हो गया है। तो ये एक्चुअल मैटर है लद्दाख का। हालांकि कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इंडिया वहां पे एक रोड बना रहा है, तो क्लैशेस की वो भी एक रीजन हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बायकॉट चाइना की। तो ये नारा कब, कैसे, किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, ये लाख टके की बात है। आपने टीवी न्यूज में देखा होगा कि कुछ लोग अपने हैंडफोन तोड़ रहे हैं, टीवियां तोड़ के फेंक रहे हैं। लोगों में इतना गुस्सा है। तो सवाल इस बात का है कि बायकॉट चाइना से चाइना को ज्यादा ठेस या धक्का पहुंचने वाला है, या हमें ज्यादा धक्का पहुंचेगा। इसलिए आपके लिए आर्थिक और इकोनॉमिक स्थिति का जानना और मानना बहुत जरूरी है। सिर्फ टिकटॉक एप्लीकेशन डिलीट करने से काम नहीं चलेगा। चाइना को इंडिपेंडेंट 1949 में मिली थी और इंडिया को इंडिपेंडेंट 1947 में मिली थी। 1980 के दशकों में चाइना अफ्रीका जैसे देशों से भी ज्यादा गरीब हुआ करता था। 1980 के बाद चाइना ने हर साल 10% की ग्रोथ अचीवमेंट की है। आखिर चाइना ने ये सब कैसे किया, मैं सब आपको बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितना कितना करके रखा हुआ है। और ये वो कंपनीज है जिसमें चाइना या चाइना के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। पेटीएम, हाइक, ओला, मेक माई ट्रिप, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बिग बास्केट, ओयो, ड्रीम 11, उड़ान, रिवीगो, डिलीवरी, स्विगी, जोमेटो, बाइजू। इसमें सबसे ज्यादा पेटीएम को पैसा मिला हुआ है। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा, आप सब जानते होंगे, जैक मा ने बहुत सारा पैसा दिया हुआ है। 4 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप कंपनीज में चाइना का लगा हुआ है, जो कि हर साल 3.5 लाख इंडियंस को जॉब भी देती हैं ये इंडियन कंपनीज। इनफैक्ट ये अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। अब मैं आपको एक और चाइनीज लिस्ट दिखाने जा रहा हूं। आप में से 99% लोग इसे यूज करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मोबाइल फोन और लैपटॉप्स की। वो या तो मेक इन चाइना है या तो मेड इन चाइना है। जियोनी हो गया, हायर इंस्पायर, हायर आपने सुना होगा, एक डायलॉग भी हायर इंस्पायर ऐड आता है। हुआई, लेनोवो, ओप्पो, वन प्लस तो इनफैक्ट आईफोन को भी बीट करने का दावा करता है। वीवो हो गया, MI हो गया, जोपो, रियलमी। यही नहीं, आईफोन, एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो फ़ोन हो या लैपटॉप हैं, वो भी मैन्युफैक्चर चाइना में ही होते हैं। और हमारी गोदी मीडिया एक तरफ तो चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करती है और वही दूसरी तरफ उन्हीं से पैसे लेकर अपने स्क्रीन में उनका ऐड भी दिखाते हैं। तो दोस्तों बात यहीं पे नहीं खत्म होती है। आप देखिए हमारे फ़ोन में हम चाइनीज़ एप्लीकेशन भी कितने धड़ल्ले से यूज़ करते हैं। मैं आपको ये लिस्ट दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए आप शेयर इट हो गया, टिकटॉक हो गया, हेलो ऐप, लाइकी, यूजी ब्राउज़र, वी चैट, यानी आप किसी न किसी रूप में चाइना का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, चाहे उनका फ़ोन हो चाहे उनका एप्लीकेशन हो।
अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत हैरान करने वाली है और कई सारे सवाल भी पैदा करती है। चाइनीज कंपनी है जिसका नाम है वन प्लस। वन प्लस का नया मॉडल आया था, वन प्लस 8 प्रो। ये वर्जन अमेजोन में लॉन्च हुआ था। लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, यानी बिक गया। और एक चाइनीज कंपनी है जियोमिनी। जियोमिनी ने फर्स्ट टाइम लैपटॉप की दुनिया में कदम रखा। 11 जून को उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया था। लॉन्च करने के 2-3 दिन के बाद वो प्रोडक्ट भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। यही नहीं, आपको इससे भी बड़ी मैं हैरान करने वाली खबर अब बताने जा रहा हूं। टिकटॉक एप्लीकेशन पर गवर्नमेंट ने अपना टिकटॉक ऑफिशियल आईडी ओपन किया है, जिसका नाम है माई गवर्नमेंट इंडिया, जिसमें 1.1 मिलियन फॉलोअर हैं। ये एप्लीकेशन जो ओपन हुआ था अप्रैल 2020 में, यानी आप देखिए, सोचिए किस तनाव में, किस माहौल में इस आईडी को बनाया गया है। और इसके जो 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इनका एक्चुअली ऑडिट होना चाहिए। ये कहीं वही लोग तो नहीं हैं जो टिकटॉक को अनइंस्टॉल करने की बात करते हैं। एक तरफ तो हम टीवी और मोबाइल तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में इन प्रोडक्ट्स का खाली हो जाना, इसके मायने क्या हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। इसी बीच आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता चलो मित्रों, ऐप तो कहीं आपने नहीं डाउनलोड कर लिया, क्योंकि ये एक पाकिस्तानी एप्लीकेशन है। ये आप डाउनलोड मत करना, हालांकि काफ़ी लोगों ने इसके डाउनलोड भी कर लिया है। तो दोस्तों, ये हमने बात की चाइना के कुछ प्रोडक्ट्स और उनके इन्वेस्टमेंट की। अभी चाइना के पूरा गेम प्लान और उनके मकड़ जाल की कहानी बाकी है, मैं आपको बताऊंगा। जब तक हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये इंडियन कुछ कंपनीज है जो कि चाइना में बिजनेस कर रही हैं, जिसमें से टॉप पे नाम आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। चाइना में ट्रैक्टर बनाता है और इनका ज्वाइंट वेंचर है जियांगसू ग्रुप के साथ। इसके अलावा अडानी ग्रुप हो गया, एसआर हो गया, जिंदाल हो गया, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी, टीसीएस हो गई, टाटा सन्स, ऐसे बहुत सारे बैंक भी हैं, विप्रो, टीवीएस कंपनी, पीएसयू बैंक्स, या ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं, पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक, एलएनटी हो गए, विप्रो हो गए, टीवीएस हो गए। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो चाइना में बिजनेस कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है, किस देश को कितना फ़ायदा है एक दूसरे से? चाइना ऑलमोस्ट $70 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया में करता है और इंडिया का जो इंपोर्टर है, सबसे लार्जेस्ट 3rd नंबर पे चाइना आता है, यानी चाइना से हम माल ज़्यादा मंगाते हैं। अभी आपने रिसेंट देखा होगा, कोरोना के टाइम में पीपीई किट भी हमने चाइना से ऑर्डर करवाए थे। सस्ता देता है चाइना। और ज़्यादा जो इंपोर्ट वाले आइटम है वो ड्रग हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, टॉयज़ हो गए। हकीकत ये है कि अगर इंडिया आज भी अपना पूरा एक्सपोर्ट अगर चाइना को बंद कर दे तो चाइना को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क इंडिया को पड़ेगा। चाइना नेक्स्ट लेवल पे गेम खेलता है। यही रीज़न है कि चाइना बॉर्डर पे ऐसी हरकतें करते रहता है, क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि मेरा नेक्स्ट लेवल है क्या, इसके बाद मुझे क्या स्टेप, क्या चाल चलनी है। आप कौन कौन सा एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करोगे, कौन सा मोबाइल नहीं यूज़ करोगे, कौन कौन सी कंपनी में आप जॉब नहीं करोगे जहां पे चाइना का पैसा लगा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन बैठा है। उसने कैसे अपने 800 लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, यानी सिर्फ 2% लोग ही वहाँ पे गरीब हैं। और वहीं इंडिया में 12 से 13% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, जो कि ये आंकड़ा लगभग 20 करोड़ के आसपास का है। अब मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बताता हूं कि चाइना कैसे दुनिया के लिए एक कैंसर की तरीके से है। आज दुनिया को लगभग 25% इलेक्ट्रिसिटी चाइना देता है, प्रोड्यूस करता है। दुनिया का 50% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चाइना प्रोड्यूस करता है। 50% कोल दुनिया को अकेले चाइना प्रोड्यूस करके देता है। दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जो 50% है वो चाइना का कब्जा है। दुनिया के 70% से भी ज़्यादा मोबाइल चाइना प्रोड्यूस करता है, यानी खाली इंडिया ही इसका शिकार नहीं है। आप सुनते जाइए लिस्ट। दुनिया में 50% स्टील अकेले चाइना सप्लाई वर्ल्ड को करता है, प्रोड्यूस करता है। यही रीज़न है कि चाइना अकेले वर्ल्ड का 30% कार मैन्युफैक्चरर है। एप्पल जो सेब है, दुनिया में 50% अकेले चाइना सप्लाई करता है। 2nd नंबर पे यूएसए है जो कि 6% है। अब आप देखिए गैप, कहाँ 50% है और कहाँ 6%। 60% सीमेंट दुनिया को चाइना प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से चाइना खुद को इंफ्रास्ट्रक्चर में सही कर पाया। आज दुनिया का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना में है। यही नहीं, दुनिया को गोल्ड प्रोड्यूस करने में चाइना का नंबर 13 है। दुनिया के 70% खिलौने अकेले चाइना प्रोड्यूस करता है। ऐसे
500 तरीके के प्रोडक्ट हैं जो वन साइडेड चाइना का कब्जा है। जहां पे आप अंदाजा लगा सकते हैं चाइना जो भी चीज बनाता है या प्रोड्यूस करता है वो इतना लार्ज स्केल में होता है, इतना मैसिव होता है कि दुनिया उसका मुकाबला ही नहीं कर पाती है। चाइना जिस मार्केट में जाता है उस मार्केट को एकदम वो डोमिनेट कर लेता है, पकड़ लेता है। दूसरे देश चाइना के प्राइस को बीट नहीं कर पाते, बीट करना तो छोड़ो उसको मैच भी नहीं कर पाते। यही रीजन है कि मार्केट में वन साइडेड चाइना का कब्जा हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की है तो चाइना उस चीज को इतने बड़े क्वांटिटी में बना देगा, इतना मैसिव लार्ज स्केल में पैदा कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा कि उसका प्राइस अपने आप लो हो जाएगा और उसका जो बेनिफिट है वो भी मैच हो जाएगा। इसे कहते हैं डंपिंग स्ट्रेटजी, यानी किसी चीज को लार्ज स्केल में डंप करना। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी आज चाइना के आगे एकदम लाचार है, हथियार डाल चुका है। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा स्किल्ड लेबर भी चाइना के पास है जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, जिनकी संख्या 800 मिलियन के ऊपर है। जो काम हमारे लेबर 10 घंटे में करते हैं वहीं पे चाइना के जो स्किल्ड लेबर हैं वो 4 घंटे में काम खत्म कर देते हैं। यानी इंडिया का लेबर 10 घंटे में अगर 15 मोबाइल बनाता है वहीं पे चाइनीज लेबर 10 घंटे में 40 मोबाइल बनाएगा। यही सब रीजन है कि वहां पे इन्वेस्टर ज्यादा आते हैं, बिजनेसमैन की पहली चॉइस चाइना है। बिजनेसमैन को वहां पे सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मिल जाती हैं। चाइना का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। इसके ऊपर उन्होंने 20-30 साल पहले ही काम करना चालू कर दिया था, यानी 80 के दशकों से। यही 80 के दशकों की मैं बात कर रहा था जहां पे चाइना गरीबी से गुजर रहा था और आज चाइना यूएस के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। और भारत में एजुकेशन सिस्टम कैसा है ये सब आपको पता ही है। स्कूल पैसा कमाने के अड्डे बन चुके हैं। स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसका असली जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, सब आउट ऑफ सिलेबस वो पढ़ाते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ से उसका कोई लेना देना नहीं होता। ये अपग्रेड कब करेंगे, कब होगा, इसके ऊपर कब गवर्नमेंट संज्ञान लेगी, कुछ पता नहीं है। और एक चीज़ आपको बता देता हूं, जब इंपोर्ट की बात आती है तो चाइना उतना ओपन अप नहीं है, वो वन साइडेड ट्रेड करता है। आज भी चाइना में अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब जैसी कंपनी अलाउ नहीं है। चाइना ने उनको अंदर आने ही नहीं दिया अपनी कंट्री में। एक्सपोर्ट वो बड़े आराम से करता है। चाइना कॉपी करने में नंबर 1 है। किसी भी कंट्री के, किसी भी कंपनी के, किसी भी प्रोडक्ट को वो फट से कॉपी करता है और उसका क्लोन खड़ा कर देता है। नई टेक्नोलॉजी का सबसे पहले चाइना कॉपी करता है, उसका डुप्लीकेट बनाता है और एकदम सस्ते प्राइस पर मार्केट में उसको प्रोड्यूस करता है। उस कंट्री की जो प्रोडक्ट है या जो कंपनी ने उसका ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाया, अपना कॉस्ट लगाया हुआ है, उसका नुकसान धीरे धीरे होने लगता है और धीरे धीरे उस मार्केट को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेता है, यानी लाचार कर देता है। ऐसे बहुत सारे इम्पोज चाइना पर लगे हुए हैं। चाइना पर करेंसी मैनिपुलेशन का भी हमेशा इल्ज़ाम लगता है कि अपनी करेंसी को वो अंडर वैल्यू रखता है, जानबूझ के डॉलर के मुकाबले कमज़ोर करता है ताकि अपना कॉस्ट बेनिफिट जो एडवांटेज है वो मेंटेन करे हमेशा। अभी रिसेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है कि चाइना से अब जो भी आइटम आएगा उसका हम रिव्यू करेंगे और उसके ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे। हालांकि इंडिया ने भी इस चीज़ को ऑफिशियली बोला है कि चाइना के आइटम पे अभी हम टैरिफ बढ़ाएंगे। तो यही नहीं, चाइना ने अफ्रीकन गरीब कंट्रीज तक को नहीं छोड़ा है, नाइजीरिया वगैरह, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में ये हेल्प करता है, मदद करता है, उनको लोन देता है और लोन नहीं चुकाने पर ये उनके की एरियाज़ को ऑक्यूपाइड कर लेता है, यानी कब्जा कर लेता है। चाइना एक जहर की तरीके से, कैंसर की तरीके से है जो लोगों को कर्ज में डुबा के मार डालता है। ऑलरेडी 2-3 कंट्री चाइना के शिकार हो चुके हैं, ज़ैम्बिया, श्रीलंका वगैरह। श्रीलंका को तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प किया था और कुछ डेप्ट लोन दिया हुआ था। लोन नहीं चुकाने पर चाइना ने श्रीलंका के पोर्ट को 99 ईयर्स के लीज पे ले लिया, जहां पे अपने आदमी भेज देगा, समुद्री जहाज लगा देगा और पड़ोसी मुल्कों को फिर धमकाने का सिलसिला ये चालू हो जाएगा। आप देखिए आने वाले टाइम में कम से कम 8 से 10 कंट्री इसके शिकार बनेंगे। तो चाइना में कोई फ्री मीडिया नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है। आप देखिए यही रीज़न है कि कोविड-19 की जो खबर है बाहर आने में कितना समय लगा, दुनिया को इन्होंने कितना लेट बताया और आज क्या भयानक स्थिति हो गई है। तो आप देखिए दोस्तों, टिकटॉक अनइंस्टॉल करके या टीवी तोड़ के उनके ऊपर कितना फ़र्क पड़ने वाला है। चाइना हमेशा से नेक्स्ट लेवल पे गेम खेलता है, यानी किसी न किसी चीज़ में फंसाकर, जैसे डंपिंग लोन हो गया, डेप्ट हो गया, कंट्री को देख के वो सामने वाले को एकदम मार देता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सोल्यूशन की। इस समय कोविड-19 की वजह से बहुत सारे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो चाइना से खुश नहीं है। इस चीज़ का फ़ायदा इंडिया उठा सकता है। इंडिया को चाहिए कि वो डेवलप कंट्रीज से बात करे, उनके साथ अच्छा रेपो बिल्ड करके एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सके चाइना के अगेंस्ट में।
सोल्यूशन नंबर 2, 1000 कंपनीज हैं जो चाइना से मूव ऑन होना चाह रही हैं, बिजनेस किसी और कंट्री में करना चाह रही हैं। इंडिया को चाहिए इनके एक्सपर्टीज़, उनको कांटेक्ट करें, उन कंपनीज़ को, उनके टॉप लेवल के सीईओज़ को, उनका वेलकम करें, उनको एक अच्छा माहौल पॉजिटिविटी के साथ बात करके इंडिया में उनका वेलकम कर सकते हो। अपना प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट करें। सोल्यूशन नंबर 3, हमें अपने खुद के वेपन्स बनाने होंगे और उनको एक्सपोर्ट करना होगा, क्योंकि हर साल या 2 साल 3 साल में हम देखते हैं कि हज़ारों करोड़ रुपए हम राइफल खरीदने में, जेट फाइटर, प्लेन, ये वो खरीदने में कितने पैसे हम लगा देते हैं। अगर हमारा देश, अगर हम चांद पे पहुंच गए तो क्या ये चीज़ें हम बना नहीं सकते? बना के हम किसी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते? क्या हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? कितने पैसे हम बचा सकते हैं? सोल्यूशन नंबर 4, हमें यह पता करना होगा कि किस कंट्री में किस चीज़ की ज़रूरत है और हमारे यहाँ पे उस चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जाए, उस चीज़ को बनाया जाए और उसको एक्सपोर्ट किया जाए, फिर चाहे वो इंडियन फिल्में ही क्यों ना हो। सोल्यूशन नंबर 5, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम पे और स्किल्स पे ध्यान देना होगा, ताकि आने वाले 20-30 सालों में हम भी स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस कर पाए दुनिया को। उसकी शुरुआत हमें आज अभी से करनी पड़ेगी। सोल्यूशन नंबर 6, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट 24 आवर्स हमें लाइट देनी पड़ेगी फैक्ट्रीज को। हमें हर शहर में एक हब बनाना पड़ेगा ताकि उस प्रोडक्ट के का जो रिटेल सामान है वो वहीं पे मिल जाए। उसके लिए 150 किलोमीटर दूर ट्रेवल करके ना जाना पड़े, ताकि उस प्रोडक्ट का कॉस्ट ना बढ़े। तो सोल्यूशन नंबर 7 एंड बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो हमारी मीडिया है दिन रात टीवी पे हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा चलाती है और मंदिर मस्जिद कराती है, ये सब हमें बंद करना होगा। और इंडिया में छोटे मोटे दल, सेनाएं हैं, बात बात पर ये जो भारत बंद की धमकी देते हैं, कभी भी ये स्टेट बंद, भारत बंद, वो स्टेट, ये सिटी बंद, ये सब हमें खत्म करना होगा। कोई भी छोटी सी बात हो जाती, भारत बंद, अरे क्यों भारत बंद भाई? हम गरीब के साथ हैं, हम गरीब के साथ हैं। अरे कोई गरीब के साथ नहीं हो आप। गरीब के साथ अगर होते तो 13% आज गरीबी रेखा के नीचे नहीं होते। 20 करोड़ लोग हैं ऑलमोस्ट। ये सब बंद करके हमें शांति का माहौल बनाना होगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना होगा, ताकि इन्वेस्टर यहाँ पे आते हैं पैसे लगाने के लिए। वो यहाँ भारत बंद एक दिन होता है तो करोड़ों का नुकसान होता है। ये नुकसान कौन बियर करता है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि पॉलिसीज हमारे यहाँ नहीं बनती है, पॉलिसीज हमारे यहाँ बनती हैं, लेकिन वो फाइल के अंदर ही रहती हैं, कभी फाइल के बाहर नहीं निकलती हैं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। अब हम नई शुरुआत करते हैं, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, नए इंडिया का हम सपना देखते हैं। तो हम सब मिलकर आगे चले, हम सब एक हो जाएं, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम किसी पार्टी की भक्ति ना करके देशभक्ति दिखाएंगे। हम आपस में लड़ेंगे तो हमेशा नीचे रहेंगे। तो दोस्तों, क्या ये संभव है जो नए भारत का सपना मैं देख पा रहा हूं, या खाली मैं एक्साइटेड हो रहा हूं? आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाइए। जय हिंद, जय